हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्लासेस में। आज मैं क्लास 11th का विषय इतिहास का एक चैप्टर लेकर आया हूँ। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो ये उस साम्राज्य के बारे में ये चैप्टर है जिसका 3 महाद्वीपों में फैलाव था। एक यूरोपीय महाद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप और एशियाई महाद्वीप। इन 3 महाद्वीपों में इस साम्राज्य ने अपना वर्चस्व कायम किया और जिस साम्राज्य का नाम था रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस साम्राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या थी, इसकी शासन व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं, इनका अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये जो चैप्टर है शॉर्ट में वीडियो के द्वारा समझाना संभव है ही नहीं। तो इसको आप यदि ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तो इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व कर पाए। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो साम्राज्य था रोमन साम्राज्य, जिसका भौगोलिक परिचय अपन यदि प्राप्त करें उससे पहले अपन उसकी कार्यकाल के बारे में समझ लेते हैं। ईसा मसीह के लगभग 7वीं शताब्दी पहले, लगभग 700 BC और ईसा मसीह के जन्म के बाद 7वीं शताब्दी तक ये रोमन साम्राज्य फला फूला। तो जिसमें ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो रोमन साम्राज्य है, जिसे पूर्ववर्ती और बाद का परवर्ती नाम से अपने जानते हैं, इस साम्राज्य से सटा हुआ एक साम्राज्य था ईरान, जहाँ ससगनी वंश के राजा जो राज करते थे। इस राजवंश के साथ रोम साम्राज्य का संघर्ष हुआ करता था या संघर्ष की स्थिति होती थी, क्योंकि ये आपस में इनकी सीमा रखते। और जो रोमन साम्राज्य था ये बहुत ही विस्तृत था। यहाँ पर कई संस्कृतियों के लोग रहते थे, इसलिए जो रोमन साम्राज्य ज़्यादा विकसित और समृद्ध हुआ। वहीं जो ईरानी साम्राज्य था वो आयावरी प्रवृत्ति का रहा और इसमें संघर्ष की स्थिति ज़्यादा बनी रहती थी। तो इसकी जो सीमा देखी जाए, आप सीमा देखोगे रोमन साम्राज्य की, तो जो उत्तर में जो राइन और जो डैन्यूब नदियां हैं वो सीमा निर्धारित करती थी, और जो पश्चिम है उसमें स्पेन और पूर्वी में सीरिया या मिस्र की जो सभ्यता थी दजला और फरात नदियों के बीच में, जिसमें जो दजला नदी थी वो इसका सीमा निर्धारित करती थी। और दक्षिण में सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा। तो एक तरह से जो रोम साम्राज्य था वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इसको अपन विस्तृत थोड़ा मानचित्र से समझेंगे। ये मानचित्र अपन निकाल लेते हैं, सभी के NCERT बुक में। जैसा कि अपन ने देखा इसमें कि जो उत्तर का जो क्षेत्र है, डैन्यूब नदी हुई, राइन नदी हुई, ये आपका रोम साम्राज्य था उसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण किया करती थी। और जो दमिश्क या जो सीरिया का जो क्षेत्र था ये यहाँ पर ये आपकी पूर्वी सीमा का निर्धारण होता था। और ये सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्र है ये आपका दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता था। और ये इधर आपका ये जो क्षेत्र है ये आपका पूर्वी सीमा का
निर्धारण हुआ करता था। सॉरी, पश्चिमी सीमा का। पूर्वी सीमा इधर ये और पश्चिमी सीमा है। तो यदि इसको देखा जाए, ये जो भूमध्य महासागर है, भूमध्य महासागर, तो ये अर्धचंद्राकार ऐसी आकृति बनती है। तो कहते हैं कि रोम साम्राज्य था जो भूमध्य सागर के चारों तरफ फैला हुआ था। इसलिए भूमध्य सागर को क्या कहते हैं? रोम साम्राज्य का हृदय स्थल। यदि कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रोम साम्राज्य का हृदय स्थल कौन कहलाता था, तो उसको अपन आंसर देना है भूमध्य सागर। और जो त्रिपोली का जो क्षेत्र है ये वाला, तो यहाँ से मध्य में दो भागों में बांटता था एक तरह से। इधर का भाग पूर्वी भाग कहलाता था और इधर का पश्चिमी भाग, और दोनों की अपनी अपनी अलग भाषाएं थीं। एक यूनानी भाषा बोलते थे और एक लाटिनी इनकी भाषा हुआ करती थी। तो जब भी कोई मानचित्र से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको थोड़ा मैप को देख लेंगे, तो इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है कि भूमध्य सागर कहाँ था, रोम कहाँ पर स्थित था, तो यदि अपन थोड़ा बहुत यदि इस मैप को देखते रहेंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अपन मानचित्र देख चुके हैं और उसकी प्रारंभिक जानकारी को देख लेते हैं। ये अपन देख चुके थे, अब पढ़ते हैं। संस्कृति और भाषाएं। तो ये विभिन्न, जैसे कि रोम जो साम्राज्य था वो विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण था, और रोम साम्राज्य बहुत विशाल था। यहाँ पर कई भाषाओं का प्रयोग होता था। राज्य की भाषा विशेष तौर से लैटिन और यूनानी होती थी। तो जो मैंने बताया कि जो त्रिपोली का जो क्षेत्र था वहाँ से क्या होता था, ये दो भागों में बढ़ता था, और काइरोनियस मिस्र का जो भाग था, तो ये भूमध्य सागर की बिल्कुल मिडिल से एक रेखा खींच दी जाए तो ये दो भागों में बढ़ जाता था रोम साम्राज्य, जिसमें लैटिन पश्चिमी भाषा में प्रचलित थी भाषा, और जो यूनानी जो भाषा थी वो पूर्वी भाग में बोली जाती थी। और जो यूनानी भाषा थी मुख्य रूप से उच्च वर्ग में प्रचलित थी, या कहें अभिजात वर्ग जो होता था वो इस भाषा का प्रयोग करता था। और जो लैटिन जो भाषा हुआ करती थी वो सर्वसाधारण या आम जन जो होते थे उनमें प्रचलित थी। अब रोमन साम्राज्य, जब भी कोई भी राजवंश का इतिहास पढ़ते हैं तो उसके लिए अपन को साम्राज्य की जानकारी होना जरूरी है। तो कौन सा साम्राज्य था और उस साम्राज्य का इतिहास लेखन कैसे होगा, तो कोई भी इतिहास लेखन होगा किसी भी साम्राज्य का, तो उसके लिए जो स्रोत होते हैं ऐतिहासिक वो है, एक तो पाठ्य पुस्तकें, जैसे अपन लिखित साहित्य कह सकते हैं, जैसे उस समय के जो राजाओं के द्वारा पत्र व्यवहार होता था, व्याख्यान है, प्रवचन है, कानून या वर्ष वृत्तांत। तो वर्ष वृत्तांत क्या होते थे कि उस काल में यदि कौन कौन सी घटनाएं लिखी गई किसी भी समकालीन व्यक्ति के द्वारा, तो उसको उस राजवंश का वर्ष वृत्तांत बोला जाता था। और प्रलेख या दस्तावेज जो होते थे, तो जो अभिलेख होते थे पत्थरों की शिलाओं पर लिखवाए जाते थे। और पांडुलिपियाँ उस समय की पेपायरस होती थी, और ये पेपायरस इस तरह का तना या जो पत्ती होती थी, एक पेड़ था ये पेपायरस जो कि मिस्र की नील नदी के आसपास हुआ करता था। उस पे उस समय के राजाओं के द्वारा कुछ राजाज्ञाएँ लिखी गई हैं या कुछ दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जो अभी भी सुरक्षित। और तीसरा जो मुख्य साधन हुआ करते थे वो थे पुरातात्विक। और जो पुरातात्विक जो साधन है उनमें जैसे उस समय की इमारतें जिनके भग्नावशेष हैं, स्मारक हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, सिक्के हैं, और उनके द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली उस समय की समकालीन जो भी वस्तुएं हैं उनके माध्यम से रोमन साम्राज्य का इतिहास लेखन किया है।
रोम साम्राज्य का अध्ययन में पहले अपन साम्राज्य का गठन, साम्राज्य स्थापित करने वाली राजनीतिक ताकतें, साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था, जिसमें नारी की स्थिति और दासों का जो स्थिति थी उनके बारे में अध्ययन करना है इस पूरे चैप्टर में। तो साम्राज्य का जो गठन पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल है, तो जो एक तरह से जो डिवाइडेशन किया गया है वो 300 एडी के मध्य माना गया, और उसके बाद का जो 300 एडी से पहले का जो 700 बीसी का 700 बीसी तक का जो काल है वो पूर्ववर्ती काल कहला गया, और 300 एडी से लेकर के 700 एडी तक का जो कार्यकाल है वो परवर्ती काल के नाम से जाना गया। तो जो रोम था सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण था। रोम साम्राज्य संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप था। यहाँ पर साजी सरकार शासन करती थी, जिसे गणतंत्र नाम दिया गया, और वहाँ की जो पूर्वी जो भाषा होती थी, पूर्वी वो यूनानी और पश्चिमी भाग की लाटिनी या लैटिन जिसे कहा गया वो भाषा हुआ करती थी। और जो ईरानी जो उसी के साथ फल फूल रही थी, जो यहाँ पर पार्थियन तथा बाद में ससानी वंश के राजवंशों ने ईरान पर शासन किया, और जिन लोगों पर शासन हुआ वे भी ईरानी लोग थे वहाँ पर। बल्कि रोम में ऐसा नहीं था, रोम में विभिन्न पृष्ठभूमि और संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते थे। प्रथम जो सम्राट आगस्टस हुए 27 बीसी में, तो ये आगस्टस कौन था? ये जूलियस सीजर था, उसके बाद उसका जो दत्तक पुत्र बना वो आगस्टस के नाम से 27 बीसी में विराजमान होता है, और राज्य स्थापित किया उसने, और इसमें प्रेसिपेट कहा गया। जो राज्य स्थापित किया या जो शासन चलाने की जो एक नई नीति लाई उसको उसने नाम दिया प्रेसिपेट कहा जाता था, और राजा सत्ता का वास्तविक स्रोत बन गया। क्योंकि इससे पहले जो शासन व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक थी, जिसके बारे में भी हम बताएंगे। और उसने निरंकुश शासक नहीं रहा, क्योंकि उसने सीनेट की शक्तियों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया था। ऐसा सीनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए उसने किया। वो चाहता तो सीनेट की शक्तियों को भी समाप्त कर सकता था, क्योंकि सत्ता का वास्तविक कौन बन गया था? राजा। और जो सीनेट होती थी, जो अभिजात वर्ग होता था उस समय के पढ़े लिखे और धनी वर्ग होते थे, वो एक तरह से राजा पर नियंत्रण स्थापित करते थे। तो सीनेट वही निकाय था जिसमें उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिकन यानी गणतंत्र था, और इसी साम्राज्य में गणतंत्र या रिपब्लिकन एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सीनेट नामक निकाय में निहित थी, और सीनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे समूह का बोलबाला रहता था, जिसे अभिजात वर्ग कहा जाता था। एक तरह से कहा जाए तो जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उसमें सीनेट का वर्चस्व होता था, या अभिजात वर्ग होता था, उसी के इशारों पर शासन चलता था। तो व्यावहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार शासन सीनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाता है। एक तरह से कह सकते हैं गणतंत्रात्मक शासन मतलब सीनेट नामक एक संस्था के द्वारा शासित राज्य। पर जब अगस्टस बैठा तो उसने इसमें परिवर्तन कर दिया, और उसने इस परिवर्तन को नाम दिया प्रिंसिपेट। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लगभग 509 बीसी से लेकर 27 बीसी तक चला, क्योंकि फिर अगस्टस ने इसमें परिवर्तन कर दिया। 27 बीसी में जूलियस सीजर की दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट दिया और सत्ता अपने हाथों में ले ली, और अगस्टस नाम से रोम का साम्राज्य बन बैठा। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया अगस्टस का वास्तविक नाम क्या था, तो ऑक्टेवियन उसका वास्तविक नाम था, और उसने तख्ता पलट कर दिया और उसने रोम साम्राज्य का प्रमुख बन बैठा। सीनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी,
और उसके लिए जन की अपेक्षित धन और पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया जाता था। तो प्रिंसिपेट ऑगस्टस ने 27 BC में शुरू की, क्योंकि उससे पहले गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं चलती थी, जिसमें प्रमुख कौन होता था? सीनेट। सीनेट रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व होता था। आगे चलकर इस सीनेट में क्या होता है कि इतालवी मूल के जो जमींदार थे वो भी शामिल कर लिए जाते हैं, और जो यूनानी और लातिन भाषा का साहित्य लिखा गया इन्हीं के काल में ज़्यादा। सबसे बुरे शासक वे माने जाते थे जो सीनेट के सदस्यों के प्रति सत्यतापूर्ण व्यवहार करते थे और उनको शक की नज़र से देखते थे, क्योंकि जो सीनेट जो धनी वर्ग था एक तरह से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिनों तक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासन में भूमिका रही, तो कहीं न कहीं जब भी कोई उनके साथ कठोरता अपनाता तो उनको ऐसा लगता कि भाई मेरे साथ भेदभाव हो रहा है और ऐसा राजा है या ऐसा शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो इसी दुख से दुखी होकर के बहुत सारे जो सेनेटर थे या सीनेट के जो सदस्य होते थे वो मांग करते थे कि काश गणतंत्रात्मक युग फिर से लौट आए और जिससे हमारा वर्चस्व फिर से कायम हो जाए, पर वो जानते थे ऐसा संभव नहीं था। सामाजिक शासन साम्राज्यिक शासन के जो अंग थे, तो जो शक्ति का केंद्र होता था सम्राट, और सेनेटर जो कि अवजात वर्ग होता था, और तीसरा सेना। उस समय की जो सेना की व्यवस्था थी, ईरान में जो व्यवस्थाएं थी वो बलात सेना रखते थे। बलात सेना का मतलब है कि जब भी कभी राजा को ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ के किसान और स्थानीय लोगों को भर्ती करके युद्ध कर लेते थे, और जब युद्ध की समाप्ति हो जाती थी तो उनको छोड़ देते थे। वहीं जो रोम थी, रोम ने एक स्थायी सेना या कहें व्यावसायिक सेना की भर्ती की, और वो सेना को एक निश्चित वेतन दिया करते थे। लगभग 25 वर्ष की सेवाएं होती थी। तो इसमें कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रोम साम्राज्य में सैनिकों को कितने वर्ष सेवाएं देनी पड़ती थी, तो इसमें 25 वर्ष। बताते हैं कि चौथी शताब्दी तक लगभग 6 लाख सेना सम्राट के भाग निर्धारित करने की शक्ति बन गई। सबसे शर्तों के लिए आंदोलन, कभी कभार जो सेना होती थी वो सेवा शर्तों के लिए आंदोलन भी करते थे। तो रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की गई वह इतिहासकारों द्वारा तैयार की गई थी, जो सेनेट के प्रति सहानुभूति रखते थे, क्योंकि कहीं न कहीं जब जो उस समय गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सेना का वर्चस्व नहीं था या सेना की इतनी ज़्यादा भर्तियाँ नहीं की गई, और जब सैनिकों की शक्ति बढ़ी तो कहीं न कहीं जो सेनेटर होते थे उनकी शक्तियों में गिरावट आई, जिससे क्या हुआ कि जो सेनेटर सेना से घृणा करने लगे, क्योंकि वो सैनिकों से डरते थे। दूसरी तरफ उन्होंने सेना को आम जनता में बुरा बताने की कोशिश की कि भाई सेना के खर्चों की वजह से आप पे कर ज़्यादा लगाया जा रहा है। तो एक तरह से जो उनके घटते हुई शक्तियों की वजह से वो सेना से क्या करने लगे, घृणा करने लगे। वहीं जैसे सैन्य शक्ति ज़्यादा ताकतवर हुई, कहीं न कहीं राजा की शक्तियों में वृद्धि देखने को मिलती है। तो संक्षेप में कह सकते हैं कि सम्राट, अवजात वर्ग और सेना साम्राज्य की राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी बन के उभरे, जिसमें सेना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाना चाहिए। सेनेट सम्राट की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। जब सेना विभाजित होती तो कहीं न कहीं गृह युद्ध जैसी स्थिति बनती थी। बताते हैं 69 ईस्वी को छोड़कर कुल मिलाकर एक ऐसी घटना थी, 4 सम्राट गद्दी पर बैठे, इसमें सिर्फ
एक ही घटना हुई जिसमें सेना ने विद्रोह किया हो। इसके अलावा पहली से लेकर दूसरी शताब्दी तक कोई भी गृह युद्ध की संभावना नहीं मिली या गृह युद्ध नहीं हुआ। सिंहासन पर जो व्यवस्थाएं होती थी उस समय पारिवारिक और वंशक्रम पर आधारित होती थी। जो राजा होता था उनके जो पुत्र होता था वो सिंहासन पर बैठता था आगे चल के। तो अगस्टस से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य बड़ा था कि विस्तार की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बताते हैं कि अगस्टस के जो दत्तक पुत्र हुए वो टिबेरियस थे। तो बताते हैं कि साम्राज्य का विस्तार इतना हो चुका था कि उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी आगे विस्तार करने की। अगस्टस का शासन काल शांति के लिए याद किया जाता है। साम्राज्य विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट त्राजन ने, जो कि 113 से लेकर 17 एडी के बीच में फरात नदी के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा कर लिया था। बाद में उसके अधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया था। इस काल की एक विशेष उपलब्धि ये रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार होगा। दिनारियस, एक क्वेश्चन आ सकता है कि दिनारियस क्या था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का था जो 4.5 ग्राम का विशुद्ध चांदी का सिक्का होता था। फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि दिनारियस की जो मात्रा कितनी होती थी चांदी, तो 4.5 ग्राम का चांदी का एक सिक्का होता था जिसे दिनारियस कहा गया। साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। दूसरी शताब्दी में रोम अपने जन्मोत्कर्ष पर था। दूसरी शताब्दी के मध्य से लगभग उसकी जो आबादी थी वो 6 करोड़ पहुंच चुकी थी। संपूर्ण साम्राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए, क्योंकि इतना बड़ा विशाल साम्राज्य को कैसे चलाया जाए। तो उन्होंने भूमध्य सागर के किनारे किनारे बहुत सारे तट के किनारे नगर स्थापित किए और उन नगरों के माध्यम से साम्राज्य पर क्या किया था, नियंत्रण स्थापित किया था। तो बताते हैं कि भूमध्य सागर के तट के किनारे कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक सबसे बड़े नगर हुआ करते थे। और इन नगरों के आसपास के जो प्रांत और जो ग्रामीण इलाके होते थे, इन ग्रामीण इलाकों से कर वसूल करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग रोम साम्राज्य का कर वसूली अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्यों में सीधा या सक्रिय सहायता देती थी। एक तरह से राजा के इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करने में कहीं न कहीं जो नगरीय व्यवस्था थी, जो उच्च वर्ग था, वो इस शासन व्यवस्था को सक्रिय बनाए रखता था। दूसरी ओर और तीसरी शताब्दी के दौरान अधिकतर प्रशासक तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में से होते थे। इस प्रकार एक नया सम्भ्रांत वर्ग का उदय होता है जिसे सेनेट की सदस्यता की तुलना में अधिक शक्तिशाली मान लिया गया, जो कि नगरों में होते थे या जो नगर बसाए गए थे वहाँ पर उनको शासन की व्यवस्था दी गई थी। सम्राट गैलिनस, जो कि 253 से लेकर 268 में सेनेटरों को सेना में सेवा करने अथवा इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि जो सेनेटर होते थे वो सेना में सेवा नहीं करें, इस पर क्या कर दी उन्होंने, रोक लगा दी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में न जाने पाए। क्योंकि जो सेनेटर होते थे वो पहले भी गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था थी उनमें उनका वर्चस्व होता था, तो उनको लगता था कि जो सेनेटरों पर यदि हम नियंत्रण लगा सकते हैं वो कौन है, सेना। और यदि इनकी भर्ती भी सेना में होने लगी तो कहीं न कहीं हमारा जो वर्चस्व या राजा साम्राज्य पे जो राजा का जो नियंत्रण है वो कहीं न कहीं हाथ से निकल ना जाए। इसलिए क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाए ऑब्जेक्ट ने, गैलिनस या उस सम्राट का नाम बताइए जिसने
सेनेटरों को सेना में भर्ती करने या सेना में सेवा करने से पाबंदी लगा दी। तो वो सम्राट का नाम था गैलिनस। सेनेट 3वीं शताब्दी तक या इटावली मूल के लोगों का प्रभुत्व बना रहा। सार्वजनिक स्नानगृह, जो कि रोम के शहरी जीवन की एक खास विशेषता थी, और रोम छावनियों में बिंदोनिसा, जो कि आधुनिक स्विट्जरलैंड में स्थित है, यहाँ से एक रंगशाला प्राप्त होती है जो प्रथम शताब्दी के। ऐसा लगता है कि जो उस समय की जो छावनियाँ होती थी उनमें सैनिकों के मनोरंजन के लिए रंगशालाओं का निर्माण किया गया था। इसका अर्थ हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग साम्राज्य को तो रोम साम्राज्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं और बाकी के चैप्टर का कुछ भाग बचा हुआ है जिसको अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे। तब तक आपको ये रोम साम्राज्य का एक खाका समझ में आ चुका होगा कि रोम साम्राज्य कहाँ पर स्थित था, इसकी कहाँ तक सीमाएं थीं। वीडियो बड़ा हो गया, पर जब तक कोई भी चीज़ आपको व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ाई जाएगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो ज़रूर बड़ा हो गया, पर आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो अगला एक वीडियो हो सकता है 2 वीडियो और बने 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य में, जिसमें अपन आगे चल के उस समय की साक्षरता कैसी थी, वहाँ की स्त्रियों की दशा कैसी थी, दास प्रथा कैसी थी, आर्थिक जीवन कैसा था, उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो सके।